नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे बिशप की। जबलपुर में ईओडब्ल्यू की दबिश के बाद जर्मनी से लौटे बिशप पीसी सिंह को नागपुर एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया है। ईओडब्ल्यू की टीम बिशप से पूछताछ कर रही है। जल्द इसे जबलपुर लाया जाएगा। जबलपुर में पिछले सप्ताह ईओडब्ल्यू ने बिशप पीसी सिंह के घर पर दबिश दी थी। इधर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन ने पीएम को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की है। यह पत्र काफी पहले ही लिख दिया गया था। बिशप पर 1000 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। ट्रस्ट की संपत्तियों को ट्रांसफर की जांच की मांग की गई है। ट्रस्ट की संपत्तियों के ट्रांसफर कहां किया गया, क्यों किया गया, किस मद में किया गया, यह तमाम मांग की गई है। मिर्जापुर में ट्रस्ट की जमीन बेचने के मामले में भी पीसी सिंह आरोपी है। 10 करोड़ की जमीन बेचने का आरोप है। देश भर में फैली संपत्तियों में गड़बड़ी और धर्मांतरण के एंगल से भी जांच की जा रही है। एसोसिएशन बैठक कर पीसी सिंह को निलंबित करने का प्रस्ताव पहले ही पास कर चुका है। सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा पवन के पास आपको लिए चलेंगे। पवन, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? अब लगातार प्याज की परतों की तरह एक एक पाप का खुलासा हो रहा है। पवन जी बिल्कुल, बिशप की आज गिरफ्तारी हो गई है और जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि ईओडब्ल्यू इस मामले में आगे तक गहराई तक जांच करेगी, वही परिणाम सामने आते दिख रहे हैं। बिशप जर्मनी से लौट रहे थे और दिल्ली से होते हुए बेंगलुरु पहुंचे और बेंगलुरु से फिर नागपुर पहुंचे, जहां सीआईएसएफ की मदद से ईओडब्ल्यू ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ईओडब्ल्यू लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रहा था, उनको ट्रैक किया जा रहा था कि उनका मूवमेंट कहां कहां हो रहा है। फॉरेन टूर से लौटते ही उनकी गिरफ्तारी हो गई है और अब गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई और भी खुलासे होने की उम्मीद है। अभी तक की जो अपडेट है, अभी तक ईओडब्ल्यू ने 2.5 करोड़ से ज्यादा की कैश उनके पास से बरामद किया है और इसके अलावा लगभग 18,500 की फॉरेन करेंसी भी उनके पास मिली है। कई जगह संपत्तियों का खुलासा हुआ है जिसे ट्रस्ट के नाम पे रखा था। धर्मांतरण और तमाम तरह के आरोप इनके खिलाफ में लगे हुए हैं, जिनकी जांच ईओडब्ल्यू द्वारा की जा रही है और बहुत जल्द ही ईओडब्ल्यू का कहना है कि बहुत जल्द ही हम इसमें नए खुलासे भी करेंगे जो शायद चौंकाने वाले होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन से पूरे झोतेश्वर में शोक की लहर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी झोतेश्वर पहुंच रहे हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अंतिम दर्शन वो करेंगे। इसके अलावा पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शंकराचार्य के अंतिम दर्शन किए। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। आज दोपहर को नए शंकराचार्य के नाम का ऐलान होगा। हालांकि ये सिर्फ एक औपचारिकता होगी। अपने जीवित रहते ही वो अपनी जो विरासत है वो सौंप चुके हैं, उसका एक ऐलान होगा। शंकराचार्य के निज सचिव स्वामी सुबुद्धानंद इसका ऐलान करेंगे। इधर झौतेश्वर में किसी भी घर में चूल्हे नहीं जले हैं। लोगों का कहना है कि जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती पिता तुल्य थे, उन्हीं की छाया में उनका जीवन बीता और अब वो अनाथ हो गए हैं। करने आए उनका आशीर्वाद मिलता रहा। मैं तो उनके जन्म दिवस पर भी आया था। उनका मुझे सदैव ही आशीर्वाद और साथ साथ मेरा सौभाग्य था कि मार्गदर्शन मिलता रहा। उन्होंने राष्ट्र मुद्दों पर अपनी हमेशा राय व्यक्त करी। ये राष्ट्र महासंत एक उदाहरण थे पूरे विश्व के लिए। बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी हानि हुई है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन से पूरे देश भर में शोक व्याप्त है। इस बीच झोतेश्वर में जितने भी घर हैं उन घरों में चूल्हा आज नहीं जल रहा। देख सकते हैं तमाम घरों जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर बाहर निकले और कुछ ही देर में जो भू समाधि रहेगी उस कार्यक्रम में शिरकत करने आएंगे। आज आप लोग चूल्हा घर पे नहीं जला रहे हैं, कितने महत्व रखते थे जगतगुरु जी आप लोगों के लिए? बहुत ज्यादा भैया, आफत मुसीबत में सब में साथ दिया है। हम लोगों को जरा सी बच्ची थी, हम लोगों नहीं की दी झोपड़ी है जी जी। आज चूल्हा नहीं जल रहा है घरों पे? नहीं। तकरीबन कितने घर होंगे यहाँ आसपास? ये तो नहीं है जी, पास है में इतना ही। कोई भी अपने घर पे चूल्हा नहीं जला? कोई नहीं।
बेशक उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो भी यादें उनके साथ रही होंगी, अब चूंकि उनकी समाधि बन रही है, तो क्या मानते हैं कम से कम वो जीवित पूरी जिंदगी रहेंगे जब भी आप लोग को दर्शन करते होंगे? जी रहेंगे। बेशक ये कुछ ग्रामीण लोग हैं जिनके घरों पे फिलहाल चूल्हा आज नहीं चल रहा है। गमगीन है, चूंकि जैसा बता रहे हैं जो झोपड़ी भी है ये भी उन्हीं की देन थी, लेकिन जैसे ही कल ये खबर मिली कि अब वो हमारे बीच नहीं है, 99 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है, तो सभी शोक में डूबे हुए हैं और सुबह से किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 नरसिंहपुर। और कल से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होना है। रणनीति बनाने के लिए आज बीजेपी और कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा सत्र की अवधि कम होने पर कहा कि जितने भी दिन सत्र चले विपक्ष शांति से सत्र को चलने दे ताकि सदन में जनता के मुद्दों पर बहस हो सके। नरोत्तम ने कहा कि कांग्रेस सत्र के कम दिन होने पर सवाल खड़े करती है, उसे बताना चाहिए कि कभी अनुपूरक बजट के लिए इतने दिन का सत्र उसने बुलाया हो। तो शिवपुर दौरे और चीतों पर सवाल खड़े किए जाने पर गृहमंत्री ने तंज कसा कि कांग्रेस का काम हमेशा से महान भारत को बदनाम भारत करने का रहा है। सत्र बुलाया हो द्वितीय अनुपूरक के लिए 25 दिन का, तो उदाहरण भी रख दिया करें कभी कभी। अब ऐसे ही अकारण को कह देने से, वैसे तो उनकी राजनीति भ्रम पैदा करके राजनीति करने की है। बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है, वो चाहें तो द्वितीय अनुपूरक पर जब चर्चा होगी तो सारगर्भित चर्चा करें। सरकार हर चर्चा के लिए तैयार, जो भी चर्चा वो कर रहा है। बस मेरी प्रार्थना है कि हो अल्लाह ना करें, ये फ्लोर हमें संवाद के लिए मिला है और सार्थक संवाद गुणदोष के आधार पर जो चाहे सो करें। ये आप चीतों पर चीत्कार कर रहे हैं, कभी रोहंग्याओं पर चीत्कार करते दिखे? रोहंग्या पर खामोश रहते हैं और प्रदेश के और देश के गौरव की बात आती है तो ऐतराज करते हैं। चीते पे चिड़काई की है, समझ में नहीं आ रही। और मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर गिरीश गौतम आज सुबह उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार पर पहुंचे। सपरिवार पूजा अर्चना की, बाबा महाकाल की आरती में शामिल हुए। आपको बता दें कि सत्र शुरू होने वाला है, उससे ठीक पहले स्पीकर गिरीश गौतम बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे हुए थे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि हम सरकार को सत्र के दौरान सवालों पर घेरेंगे जो जनता से जुड़े हैं। घोटालों को लेकर सरकार की लापरवाही तक तमाम मुद्दों को सदन से सड़क तक लेकर जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। आखिरकार सत्र में सरकार को घेरने की विपक्ष की क्या रणनीति होगी, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं। गोविंद सिंह जी, सत्र शुरू हो रहा है, क्या रणनीति है विपक्ष की? सत्र बहुत छोटा है। हम चाहेंगे कि जनता से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हो। महंगाई है, बेरोजगारी है और प्रदेश के विकास की बात है। इन जन समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा हो और जनता की समस्याओं का निदान हो ताकि प्रदेश का विकास हो। सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, प्रदेश की गाढ़ी कमाई को लूटने के से जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा हो। अभी बच्चों के जीवन से जुड़ा मामला, कुपोषित बच्चों का मामले में मुख्यमंत्री जी इस विभाग के मुखिया हैं, उसके बाद भी करोड़ों का घोटाला हो रहा है। कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि जिन मुद्दों को विपक्ष उठाना चाह रहा है, अगर उन पर चर्चा नहीं होती है सदन के भीतर तो फिर वो सड़क पर उतरेंगे, लेकिन जनता के बीच जो मुद्दे जाने चाहिए और उनकी आवाज़ जो बुलंद होनी चाहिए वो विपक्ष करेगा। कैमरामैन मनीष के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब बात प्रदेश सरकार के कर्जे की। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। सरकार 2000 करोड़ का कर्ज 10 साल के लिए लेने जा रही है। इस समय मध्य प्रदेश पर तकरीबन 3 लाख करोड़ का कर्ज है। सरकार के एक बार फिर कर्ज लेने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के लिए कर्ज ले रही है। बीजेपी ने जवाब दिया कि विकास कार्यों के लिए सरकार कर्ज लेती है। सरकार का आर्थिक व्यवहार
तमाम प्रकार के मापदंडों के अनुसार ही होता है। किसी भी प्रकार से चाहे ऋण लेने का मामला हो या विकास कार्यों की दृष्टि से खर्च करने का मामला हो, केंद्रीय रिजर्व बैंक, केंद्र की सरकार और जीडीपी की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने ना किया है ना करने वाली है। और एक अच्छी चलती विकास करती जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली सरकार का कर्ज लेना बुरा नहीं होता, यदि वो मापदंडों के भीतर है, मर्यादा के अंदर है। मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार लगातार विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारे हर पैसा की, सरकार के पैसा की प्रोडक्टिविटी है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार करने के लिए, घोटाले करने के लिए लगातार कर्जा ले रही है, प्रदेश की जनता को कर्जदार बना रही है। 3 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर, प्रत्येक नागरिक के ऊपर लगभग 50,000 का कर्जा, और फिर से 2,000 करोड़ का कर्जा लेने जा रही है। गत वर्ष भी 22,000 करोड़ का कर्जा लिया और कर्जा लेकर पोषण आहार घोटाला किया। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार लगातार केवल भ्रष्टाचार करने के लिए, घपले घोटाले करने के लिए कर्जा लेती है। प्रदेश में सभी विकास योजनाएं ठप हैं और फिर से सरकार केवल भ्रष्टाचार करने के लिए कर्जा ले रही है। और अब बात करेंगे मंत्री के बंगले के घेराव की। पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह के बंगले के बाहर ट्राइसम हेड पंप मैकेनिक धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों ने बंगले के बाहर नारेबाजी की। ये लोग परमानेंट करने और मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर हड़ताल की चेतावनी इन्होंने दी है। पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव के बंगले के ठीक बाहर इस वक्त जो प्रदेश के हैंडपंप मैकेनिक्स हैं उनका प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ ये धरने पर बैठे हुए हैं। आखिरकार क्यों धरने पर बैठे हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या इनकी मांगे हैं, हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं। उनका कहना ये है कि अपनी मांगों को लेकर ये काफ़ी समय से बात रखते रहे हैं, लेकिन वो अब तक पूरी नहीं हुई। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं, कौन हैं और यहाँ धरना क्यों दे रहे हैं? हम लोग मध्य प्रदेश में खरगोन जिला, बड़वानी जिला, सागर, टीकमगढ़, रीवा और बालाघाट, सीधी और रायसेन और नरसिंहपुर, इतने जिलों से हम लोग आए हैं। और हम लोग धरना इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग ट्राइसम हैंडपंप मैकेनिक हैंडपंप के संधारण का कार्य करते हैं, पानी उपलब्ध कराते हैं, जल उपलब्ध कराते हैं। मांग है कि हम लोगों को नियमित किया जाए, हम लोगों का जो ये वेतन है बढ़ाया जाए, हम लोगों को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि कर्मचारी नहीं मानते, कहते हैं हम लोग कर्मचारी नहीं है, हैंडपंप का काम कर रहे हैं। हम इलेक्शन करा रहे हैं, लोकसभा का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन, ग्राम पंचायत का इलेक्शन करा रहे हैं और कर्मचारी नहीं है। तमाम जो पैसे मिलते थे वो सब बंद हो गए, 2-4 पैसे। तो हम लोग एमएस देते हैं, ये इंडेंट देते हैं, हम लोगों के नाम सामान इशू होता है, फिर भी हम कर्मचारी नहीं है। जब काम की बारी आती है तो फिर वो कर्मचारी होते हैं, लेकिन जब हक की बारी आती है तो फिर उन्हें दुत्कार दिया जाता है, उन्हें कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता। लिहाजा उनकी मांगें जब तक पूरी नहीं होती हैं वो धरना देंगे। कैमरामैन मनीष के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे। हड़ताल के लिए छुट्टी का आवेदन दिया गया है। हड़ताल के लिए छुट्टी का आवेदन, एप्लीकेशन लगाई गई है। शिक्षकों की हड़ताल को लेकर यह आवेदन सामने आया है। आजाद अध्यापक संघ, इसने कल हड़ताल का ऐलान किया है। 75,000 शिक्षकों के हड़ताल में शामिल होने की उम्मीद है। पुरानी पेंशन बहाली, समयमान वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति, ऐसे ये मामले हैं। तकरीबन आधा दर्जन मांगे हैं। इनको लेकर यह हड़ताल है और हड़ताल के लिए छुट्टी की एप्लीकेशन। एक और अहम खबर भोपाल से। फिल्म शूटिंग परमिशन लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल हो गई है। योजना को लेकर एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 15 दिन में अनुमति देने की समय सीमा निर्धारित की गई है। पर्यटन विभाग की फिल्म शूटिंग योजना लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल हो गई है। इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और अब जबलपुर से बड़ी खबर। यूरिया वितरण में गड़बड़ी का पूरा मामला। कलेक्टर इलैया राजा टी ने निर्देश दिए हैं। 3 दिन में 125 टन यूरिया जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
श्याम कृभको फर्टिलाइजर्स को ये निर्देश दिए गए हैं। जबलपुर को 727.65 टन यूरिया अलॉट हुआ था। यह भी कहा गया कि यूरिया जमा नहीं हुआ तो एफआईआर होगी। डीपीएम के फर्टिलाइजर्स का लाइसेंस भी निरस्त हो चुका है। महाकाल मंदिर के 500 मीटर इलाके में कई दुकानें, होटल संचालित हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी दुकानें जहां मांस मटन की बिक्री हो रही थी और इससे आम जनमानस की आस्था को ठेस पहुंचती है। आम जनमानस की आस्था को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस एक्शन में दिखाई दी। अवैध रूप से संचालित की जा रहे बेगम बाग मोहल्ले में स्थित मांस की दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई है। दुकान सील करने के बाद शटर पर पुलिस द्वारा नोटिस लिखा गया है। इस दुकान को बिना अनुमति खोलने पर कार्रवाई की जाएगी। इसे खोला जाना अवैध है। अभी हमारे लिए सूचना मिली थी कि कोट मोहल्ला के आगे बेगम बाग कॉलोनी में सरदार उर्फ रिजवान के द्वारा बिना परमिशन के एक गोश्त की दुकान खोली गई थी। वरिष्ठ अधिकारी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उस दुकान को सील किया गया है और संबंधित दुकान संचालक जो कि अभी फरार है उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाने प्रस्तावित की गई है। खबर देवास से जिले में पीएम आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बागली विधानसभा के कांटाफोड़, सतवास और लोहारदा नगर परिषद में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस बात की शिकायत भाजपा के पूर्व मंत्री दीपक जोशी, पूर्व विधायक गणपत पटेल के साथ कांटाफोड़ पुलिस थाने वो पहुंचे। मामले में जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इसे लेकर बागली से बीजेपी के विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी भी आमने सामने हैं। आपको बता दें, पिछले दिनों भाजपा विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे ने दीपक जोशी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए थे। बाद में दीपक जोशी के समर्थकों ने विधायक के पुतले जला दिए थे। इधर दीपक जोशी से आमने सामने होने की बात पर जब चर्चा की गई तो उन्होंने इसे नकार दिया। की वितरण के बाद में कांटाफोड़ जब पहुंचा, स्कूल का प्रोग्राम हो गया, उसके बाद हम लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान करीब 30-40 नागरिक वहां के आए और उनका ये कहना था कि हमारे प्रधानमंत्री आवास के पैसे निकल गए और हमको उसका लाभ नहीं मिला। तो हमने कहा कब निकले? बोले 200 साल पहले, 1-1 साल पहले। हमारे मकान टूटे फूटे पड़े, आज भी हमारे मकान खुले पड़े। बहुत से लोग रोने लगे, बहुत से लोग चिल्लाने लगे और उनकी बातचीत से झलकता था कि उनके साथ कहने का अन्याय हुआ। मुझे लगा कि कहने की गलती है, तो मैंने कहा आप पुलिस में एफआईआर करो। बोले पुलिस हमारी सुनती नहीं, पुलिस के पास हम जाते हैं तो वो हमको भगा देते हैं, टरका देते हैं। तो मैंने कहा कि आप जाइए, मैं बोलता हूँ पुलिस वाले। बोले नहीं आप चलेंगे क्या साथ? तो मैंने कहा मैं नहीं चलूँ, मेरे जाने से क्या होगा, आप जाके दीजिए, आप फरियादी हैं तो। बोले नहीं आपको साथ चलना पड़ेगा। तो मेरे साथ के लोगों ने आग्रह किया कि आप जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो मैंने कहा आप आवेदन बनाइए। ये आमने सामने होने का सवाल तो है नहीं, क्योंकि बागली से मैं विधायक जरूर रहा लेकिन विधायक बन नहीं सकता, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के भाई के लिए वो सुरक्षित है। लेकिन बागली मेरा जीवन का एक ऐसा स्थान है जहाँ अगर हमें अपने जीवन के साथ जीवन भी